होटल राजमहल, एपिसोड 119, बुरी आत्मा का साया। दिव्या और विशाल गोवा छुट्टी बनाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन यहां पर उनके साथ अलग ही मुसीबत चल रही है। यहां पर आते ही उन्होंने अपने सामने एक मर्डर देख लिया है और पुलिस को उन दोनों पर शक हो रहा है। मुझे आप दोनों को हिरासत में लेना पड़ेगा, चलिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, पुलिस वाले ने दिव्या और विशाल से कहा। यह सुनकर दिव्या और विशाल को कुछ समझ में नहीं आया। क्या? लेकिन हमें तो बस वो बॉडी ही मिली थी, बाकी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, दिव्या ने तुरंत घबराते हुए कहा। दिव्या तो यहां गोवा में छुट्टियां मनाने आई हैं। उसे क्या पता था कि यहां एक नई मुसीबत उनके गले पड़ जाएगी। तो तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे और तुम उन्हें जानते कैसे हो? पुलिस वाले ने सख्ती से दिव्या और विशाल से पूछा। सर, हम लोग उन्हें ठीक से जानते नहीं हैं। वो हमें यहाँ गोवा में इसी रिजॉर्ट पे मिले थे। वो मुझे मेरी जिंदगी के बारे में और मेरे अतीत के बारे में कुछ जरूरी बातें बताने वाले थे, ऐसी बातें जो शायद मुझे याद नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे कुछ भी बता पाते, ये हादसा हो गया, विशाल ने जवाब दिया। ए लड़के, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कल पैदा हुआ हूं? ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो? लगता है गोवा आकर तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। ऐसा अंदर डालूंगा ना कि 2 मिनट में सारा नशा उतर जाएगा, उस पुलिस वाले ने गुस्से में विशाल से कहा। अब मुझे सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है? सर, हम लोग सच बोल रहे हैं। हमें सच में नहीं पता कि उस कमरे में क्या हुआ। आप चाहे तो पूरी तरह से छानबीन भी कर सकते हैं। हम तो अभी 2 दिन पहले ही गोवा आए हैं और अगले 2 दिन में हमारी वापस जाने की फ्लाइट भी है, दिव्या ने उन्हें समझाते हुए कहा। दिव्या और विशाल के कॉन्फिडेंस को देखकर एक बार को वो पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, तो तुम कह रहे हो कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया? तुम दोनों कुछ दिन पहले गोवा आए हो और 2 दिन में वापस भी जाने वाले हो? जी सर, उन दोनों ने एक साथ जवाब दिया। तो इसका मतलब यह है कि हमें अगले 2 दिनों में ऐसा सबूत ढूंढना होगा जिससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें 2 दिन नहीं बल्कि काफी लंबे टाइम तक गोवा में ही रहना पड़ेगा, दूसरे पुलिस वाले ने विशाल से कहा। जी सर, आप जो भी छानबीन करना चाहते हैं कर लीजिए। होटल में लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरा और सब लोगों से पूछताछ करके आपको पता चल जाएगा कि इन सब में हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है ठीक है, अभी तो हम लोग तुम्हें जेल के अंदर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जब तक इस केस की छानबीन चल रही है तब तक तुम लोग गोवा छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें पूछताछ के लिए जब जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा तब तब तुम्हें आना पड़ेगा, उन पुलिस वालों ने विशाल से कहा। जी सर, उन दोनों ने एक साथ जवाब दिया। अरे चलो, केस की छानबीन भी शुरू करनी है, इतना कहकर वो पुलिस वाले वहां से चले गए। मगर उनके जाने के बाद दिव्या और विशाल काफी ज्यादा घबरा गए। अगर पुलिस को उनकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिला तो क्या वो लोग अब गोवा की जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे? उन दोनों के चेहरे पर परेशानी और चिंता साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। उसी वक्त वहां पर अर्नव के अटेंडिंग डॉक्टर आ गए और उन्होंने दिव्या और विशाल से पूछा, क्या आप लोग मिस्टर अर्नव के साथ हैं? जी डॉक्टर साहब, हम ही हैं। आप लोग उनके कौन हैं? डॉक्टर ने दिव्या और विशाल की तरफ देखते हुए पूछा। उनका सवाल सुनकर दिव्या और विशाल भी चुप हो गए। ये बात तो वो भी नहीं जानते थे कि वो अर्नव के क्या लगते हैं। हम उनके दोस्त हैं डॉक्टर साहब, विशाल ने आखिर में जवाब दिया। मुझे लगता है कि अब आपको उनके घर वालों को बुला लेना चाहिए। मिस्टर अर्नव के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 50-50 चांसेस हैं कि वो इस दुनिया में रह पाएंगे या नहीं। अगर उनकी फैमिली में कोई है तो आप उन्हें बुला लीजिए, इतना कहकर डॉक्टर अर्नव का केस नर्स के साथ डिस्कस करते हुए वहां से चले गए। उनके वहां से जाने के बाद दिव्या और विशाल को काफी बुरा लगा। दिव्या ने विशाल से कहा, अर्नव की हालत इतनी खराब है और हम चाहकर भी उसके परिवार के लोगों को यहाँ पर नहीं बुला सकते। अरे हम तो ये भी नहीं जानते कि उसके परिवार में कौन कौन है।
हो सकता है उसके बूढ़े माँ बाप हो और छोटे भाई बहन हो। अगर उसे कुछ हो गया तो उन लोगों का ख्याल कौन रखेगा? दिव्या, मुझे लगता है कि हमें आज रात यहीं पर रुकना चाहिए। बेशक हम अर्नव के परिवार से नहीं हैं, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं। मैं उसे इस हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ सकता। विशाल को अर्नव के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इस वक्त वो ये बात पूरी तरह से भूल चुका है कि अर्नव के हाथ में उसके अतीत की चाबी है। अभी वो सिर्फ ये चाहता है कि अर्नव पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर चला जाए। अभी रात के 3:15 बज रहे हैं और पूरे हॉस्पिटल में गहरी शांति फैली हुई है। ऑपरेशन के बाद अर्नव को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और दिव्या और विशाल आईसीयू के बाहर बेंच पर ही बैठे बैठे सोए हुए हैं। हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ नाइट ड्यूटी पर है, लेकिन इतनी रात होने की वजह से सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। तभी अचानक से कुछ खटपट की आवाज से विशाल की नींद अपने आप खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके पास बैठी हुई दिव्या दीवार का सहारा लिए हुए सोई हुई है और पूरे कॉरिडोर में और कोई भी नहीं है। वो अपनी आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा होता है और सीधा जाकर अर्नव के रूम की ग्लास विंडो से उसे देखने के लिए पहुंच जाता है। तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी नींद पल भर में गायब हो जाती है। उसने देखा कि अर्नव की दोनों आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं और वो अपने बिस्तर पर लेटा लेटा कमरे की छत को घूर रहा है। धीरे धीरे करके उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाज आ रही है और उसकी बॉडी हौले हौले हिलने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो अर्नव का ऑपरेशन हुआ है, तो इतनी जल्दी इसे होश कैसे आ सकता है? कहीं इसे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? विशाल ये सब देखकर काफी घबरा जाता है और तुरंत दरवाजा खोलकर आईसीयू के अंदर पहुंच जाता है। वो तुरंत अर्नव के बिस्तर के पास पहुंच जाता है और उसे कंधे से पकड़कर धीरे से बोलने लगता है, अर्नव, अर्नव, क्या तुम ठीक हो? अर्नव? लेकिन उसकी किसी भी बात का अर्नव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो लगातार कमरे की छत को घूरे जा रहा है और उसके अंदर से अजीब सी आ रही आवाज और तेज होती जा रही है, जिसकी वजह से विशाल की घबराहट भी बढ़ती जा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अर्नव को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। आखिर में डॉक्टर को बुलाने के लिए वो कमरे के दरवाजे तक गया और उसने कॉरिडोर में यहां से वहां देखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उसे कोई नर्स या डॉक्टर नजर नहीं आया। आखिर में वो वापस अर्नव को देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि अर्नव अपनी जगह पर उठकर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं है और अब वो कमरे की छत की जगह लगातार विशाल को घूर रहा है। उसे इस तरह से अचानक बैठे हुए देखकर विशाल को थोड़ा अटपटा लगा और एक पल को उसकी धड़कन काफी तेज हो गई, मगर फिर भी एक गहरी सांस लेकर वो तुरंत उसके पास पहुंच गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा, अर्नव, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें इतनी जल्दी होश कैसे आ गया? तुम्हें अभी भी आराम करना चाहिए, नहीं तो इससे तुम्हारे जख्मों पर गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन विशाल के बार बार पूछने के बाद भी अर्नव कोई जवाब नहीं दे रहा और बस एक टक उसे घूरता जा रहा है। विशाल के मन की घबराहट बढ़ने लग जाती है और जैसे ही वो वहां से बाहर जाने लगता है तभी अचानक से अर्नव अपने हाथ में लगे हुए सारे ग्लूकोज और दवाइयों के इंजेक्शन को एक झटके से तोड़ देता है। उसे ऐसा करते देख विशाल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अर्नव आखिर ये सब क्या कर रहा है। अचानक से अर्नव अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कसकर विशाल का गला पकड़ लेता है। विशाल बुरी तरह से छटपटाने लगता है और अपने दोनों हाथों से अर्नव के हाथ को पकड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, मगर ना जाने कैसे अर्नव का एक हाथ उसके दोनों हाथों पर भारी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अर्नव के पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ हो। अर्नव, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। विशाल काफी मुश्किल से अर्नव से कहने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नव की पकड़ विशाल की गर्दन पर ढीली नहीं हो रही।
ऐसा लग रहा है जैसे विशाल की कोई बात अर्नव के कानों तक पहुंच ही ना पा रही हो। बहुत हो गया तेरी इतनी हिम्मत कि तू आज मेरे सामने खड़ा है। मेरे सामने क्या जानना चाहता है? अतीत जानना चाहता है? तुझे क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊंगा? अर्नव ने गुस्से से गरजते हुए कहना शुरू किया और उसकी आवाज सुनकर विशाल की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह से पसीने से तरबतर हो गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यह ऐसी आवाज है जिसे वो पहले भी कई बार होटल राजमहल की दीवारों के अंदर सुन चुका है। वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी हैवान की है। अर्नव के चेहरे पर इस वक्त विशाल के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो विशाल के खून का प्यासा हो चुका है। छोड़ो। विशाल बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। तूने इतने लोगों की जान ली, तेरी वजह से इतने लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, मगर तेरी अकल नहीं गई। तुझे अपने बापू का जरा भी पछतावा नहीं है, बल्कि यहाँ आकर मुझसे अपनी कहानी पूछ रहा है। पर तू चिंता मत कर, आज मैं तुझे तेरे सारे कर्मों की सजा दूंगा। आज मैं तुझे इस धरती से आजाद कर दूंगा। इतना कहकर अर्नव ने अपनी पकड़ विशाल की गर्दन पर और भी मजबूत कर ली। विशाल का पूरा चेहरा बुरी तरह से लाल पड़ गया और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वो अपने हाथों और पैरों को बुरी तरह से हिलाने लगा, मगर तभी उसका ध्यान अर्नव के बेड के नीचे लगे इमरजेंसी बटन पर गया। उधर अर्नव उसका गला दबाने पे उतारू है और इधर विशाल अपने हाथों को हिला हिलाकर कैसे न कैसे उस बटन को दबाना चाहता है, लेकिन उसकी सांसें उखड़ती जा रही हैं और उसका दम घुट रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी और जैसे तैसे करके उसने वो लाल रंग का बटन दबा दिया। उस बटन के दबते ही अचानक से पूरे हॉस्पिटल में एक तेज अलार्म बज उठा और नाइट शिफ्ट पर आए हुए सारे डॉक्टर और नर्स वहां पर भागे भागे पहुंच गए। इस अलार्म की आवाज से दिव्या की नींद खुल गई और वो भी भागते भागते अर्नव के पास आईसीयू में पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि अर्नव गुस्से से विशाल को घूर रहा है और उसने विशाल की गर्दन पकड़ी हुई है। विशाल दर्द से बुरी तरह से छटपटा रहा है और उसका पूरा मुंह ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से लाल पड़ चुका है। वो तुरंत विशाल के पास पहुंच गई और खुद भी विशाल को अर्नव से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर हेल्प! अरे कोई सिक्योरिटी बुलाओ! दिव्या विशाल को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस वक्त अर्नव के ऊपर एक अलग ही तरह का जुनून सवार है। कुछ ही देर बाद बाहर से सिक्योरिटी के 3-4 लोग आईसीयू के अंदर आ गए और उन्होंने अर्नव के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। 4 लोगों के पकड़े जाने की वजह से अर्नव ने विशाल की गर्दन को छोड़ दिया और विशाल अपने सीने पर हाथ रखकर बुरी तरह से खांसते हुए नीचे घुटनों पर बैठ गया। विशाल तुम ठीक तो हो? दिव्या फटाफट विशाल के कमर को सहलाने लगती है और फिर अचानक से खड़े होकर पानी का ग्लास उसे देते हुए कहती है, लो पानी पी लो। लेकिन विशाल बिना कुछ कहे हाफते हुए उस ग्लास को अपने सामने से हटा देता है और गहरी सांस लेते हुए दिव्या से कहता है, दिव्या हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। वो अर्नव, उसे कुछ हो गया है। अगर हम यहां रहे तो ये हमारी जान ले लेगा। विशाल उस आवाज को सुनते ही अच्छे से समझ चुका है कि वहां पर क्या चल रहा है और अब वो किसी भी हालत में एक सेकंड के लिए भी गोवा में नहीं रुकना चाहता। हाँ चलो। दिव्या विशाल को कंधों से सहारा देते हुए उसे आईसीयू से बाहर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ आईसीयू के अंदर अर्नव को संभालते हुए उन 4 सिक्योरिटी गार्ड का काफी बुरा हाल हो रहा है। अर्नव ने गुस्से से उन्हें देखा जिन्होंने उसके हाथ पैरों को पकड़ा हुआ है और अचानक से जोर से वो अपने दोनों हाथों को एक साथ इकट्ठा करता है और उन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुरी तरह से हवा में उड़ा देता है। उनकी यह हालत देखकर बाकी बचे सिक्योरिटी गार्ड्स के माथे पर भी पसीने नजर आने लगते हैं। अर्नव एक बार फिर
अपने दोनों हाथों से उन सिक्योरिटी गार्ड्स को झटका देकर खुद से अलग कर देता है और वो जाकर सीधा दीवार से टकरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दिव्या और विशाल कॉरिडोर के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो उसके दरवाजे अपने आप धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाते हैं। ये देखकर दिव्या और विशाल बेहद डर जाते हैं और अपनी सारी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी उन्हें पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? ये आखिर अर्नव को क्या हो गया है? क्या अर्नव के ऊपर किसी आत्मा का साया पड़ गया है? क्या विशाल और दिव्या अर्नव से बचकर यहां से बाहर निकल पाएंगे या फिर आज वो इन दोनों की कहानी यहीं खत्म कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।